बता सकते हैं? दोनों बातें हैं यहाँ पे। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, वो छोटी सी जगह जो उसको मिली है टाइगर को, वो पूरी तरह से मूव नहीं कर सकता, उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, रुक जा रही है वो। Who is doing this? बेटा कुछ तो ढंग से कुछ काम किया करो आप लोग, कैसे ये म्यूजिक बजने लग जाता है? ओके गाइस, तो दोनों बातें हैं यहाँ पर। क्वाइट रेट जो है, एक तो मूवमेंट उसका रेस्ट्रिक्टेड है, उसकी मूवमेंट जो है सो रोक दी गई है एक तरह से। दूसरी तेज, उसकी फ्रीडम भी छीन ली गई है। हेलो, some more questions I want to ask. देखिए, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया गया है? Who is he here? यहाँ पर ही कौन है? जू क्यूरेटर है, पोएट है, द टाइगर है, या डियर है? टाइगर। टाइगर है, बिल्कुल सही जवाब है, द टाइगर। Which word in the stanza will mean to lie or wait in concealment? इसमें किस शब्द का मीनिंग जो है आराम से पड़े रहना, छुप कर पड़े रहना? तो ये ऑप्शन आपके पास है। शैडो का मतलब, वाटर होल का मतलब, स्लाइडिंग का मतलब, या लर्किंग का मतलब? लर्किंग शब्द का मतलब होता है छुप के प्रतीक्षा करना। और वहां पर वो छुप के किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? किसकी प्रतीक्षा करते हुए होना चाहिए उसको? टाइगर को पानी के स्रोत के पास किसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा? देखिए आपके पास अगर बुक है तो उस लाइन में देखिए, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से हट्टा कट्टा मजबूत सा दिखने वाला डियर वहां से गुजरता हो, उसकी प्रतीक्षा करते हुए होना चाहिए। ओके गाइस, तो प्लम्प डियर का वेट करते हुए होना चाहिए। ठीक है, देखिए, see these sentences. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. In what kind of cell is he locked? बताइए किस तरह के सेल में वो लॉक कर दिया गया है, किस तरह के सेल में उसको बंद कर दिया गया है? जिस सेल में उसको बंद कर दिया गया है वो कैसा सेल है? बता सकते हैं? ऑप्शन इज आयरन, आयरन का सेल है, प्लास्टिक का है, कंक्रीट का है, या वुडन है? बताइए किस तरह का है? आयरन। नहीं बेटा, बुक में देखिए सेंटेंस में आयरन नहीं लिखा हुआ है, आयरन नहीं लिखा हुआ है। अब गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, कंक्रीट सेल। क्या लिखा हुआ है? कंक्रीट सेल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल, ठीक है, यानी मिट्टी, ये इसके
पत्थर, सीमेंट, इन सब से बने हुए जो, तो दैट इज कॉल्ड कंक्रीट. योर आंसर शुड बी कंक्रीट. अच्छा, हु आर बीइंग इग्नोर्ड? टाइगर किसको इग्नोर कर रहा है? विजिटर्स. बिल्कुल सही जवाब है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. बिल्कुल सही जवाब. एक्सप्लेन द मीनिंग, ए स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. ए स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. A strength behind the bars. हेलो हेलो, हाँ जी. मैं तो टीएन, हाँ टीएन पाठक बोल रहा हूँ. बताइए, आप किए हैं फोन किससे? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक. Yes guys, see. Yes, question was explain the expression a strength behind the bars. Strength behind the bars का क्या मीनिंग होता है? मूविंग अप एंड डाउन, या लॉक्ड इन ए केज, या टेरराइजिंग द विलेजर्स, या फीलिंग वीक. उसकी स्ट्रेंथ जो है बार्स के पीछे है. इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी शक्ति जो है वो सलाखों के, जो लोहे की सलाखें उसके पीछे कैद कर दी गई हैं. ये मतलब हुआ ना, यानी कि लॉक्ड इन ए केज. लॉक्ड इन ए केज, एक पिंजरे में जैसे होता है ना, वैसे बंद कर दिया गया है. राइट गाइस? अच्छा, लास्ट पे आइए. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. रात के वक्त वो अंतिम आवाज सुनता है. तो बताइए वो किस चीज की अंतिम आवाज होती है? साउंड्स ऑफ एरोप्लेन्स, व्हिसल्स बाय पुलिसमैन, या वॉइसेस ऑफ पीपल, या साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. किसकी आवाज होती है वो? लास्ट में जो सुनाई पड़ती है उसको आवाज, वो किसकी आवाज होती है? बेटे लास्ट में देखिए लिखा हुआ है आपके सेंटेंस, ये इसमें है, कोई अपने तरफ से नहीं बोलना है. द पेट्रोलिंग कार्स लिखा हुआ है ना, पेट्रोलिंग कार्स. तो वो पेट्रोलिंग करने के लिए जो कार सुरक्षा में जो वो घूमते हैं, उनकी उनके कार की आवाज सुनाई पड़ती है उसको. तो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनाई पड़ती है. ठीक है. हाँ. हाँ. विच वर्ड is the in the stanza mean to look intently. इसमें से किस शब्द का मीनिंग है look intently, यानी कि ध्यान से देखना? ब्रिलियंट, स्टेयर्स, पेट्रोलिंग, या बेयरिंग. किसका मीनिंग है ये? ब्रिलियंट नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब होता है तेज, चमकता हुआ. स्टेयर्स, किसी चीज को गौर से देखना, उसको स्टेयर्स कहते हैं. ठीक है. तो यहां पे इसका मीनिंग है टू लुक इंटेंटली, ध्यान से देखना. स्टेयर्स. ओके. उसके बाद है व्हाट इज ब्रिलियंट इन द पोएम टाइगर इन द जू. क्या ब्रिलियंट है टाइगर इन द जू में? द टाइगर्स आईज, टाइगर के आंख, या स्टार्स, या दोनों, बोथ, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं. बता सकते हैं? दोनों. टाइगर्स की आईज भी और स्टार्स भी, दोनों चमकते हुए हैं. ओके गाइस?
बताइए इसमें किसी को और कोई डाउट हो? बेटा और अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स आना नहीं है, ये पोएम डिलीटेड है। एक बॉल पोएम आएगा। बॉल पोएम मैंने आपसे चर्चा किया था, अच्छे से कोशिश किया पढ़ाने की। उसमें कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चन उससे भी पूछता हूं। बताइए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल? बॉल खो जाने के बाद बच्चे की स्थिति कैसी है? हैप्पी है, सैड है, डेस्परेट है, या क्या कहेंगे उसको? किस स्थिति में वो बच्चा है? वो बच्चे की स्थिति क्या है बेटा? सैड है, हैप्पी है, डेस्परेट है, क्या है? डेस्परेट कंडीशन में है वो, बहुत ज्यादा दुखी है, अंदर तक दुखी हो गया है वो। उसको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, वो सोच नहीं पा रहा है उस स्थिति से उबरने के लिए कि कैसे हम उबर पाएंगे। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सिचुएशन उसके साथ हुआ है वो कैसे उससे बाहर निकल पाएगा, कैसे अपने आप को वो फिर से इस लायक बना पाएगा, उस सिचुएशन को फेस करने लायक मजबूत बना पाएगा अपने आप को। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डेस्परेट। तो वो जो बच्चा है वो डेस्परेट कंडीशन में है। ओके गाइस, इसमें एक वर्ड आया था बेटा, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी है ना, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस आया था एक वर्ड। कैन यू टेल द मीनिंग? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब इमिटेशन, फिलोसॉफी, मेथोडोलॉजी या एसर्शन, क्या मतलब होगा? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है मेथोडोलॉजी, तरीका। तो बच्चा जो है वो तरीका सीख रहा है, किसका? लॉस को सहने का तरीका, लॉस को महसूस करने का तरीका, उससे उबरने का तरीका। तो लॉस तो हुआ, लेकिन इस लॉस को कैसे अपने अंदर उससे हम शिक्षा लें और फिर आगे से अपने आप को और मजबूती से खड़ा करें, ये होता है एपिस्टेमोलॉजी। ओके गाइस, व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द पोएम? इस पोएम में पोएट कौन सा मैसेज दे रहे हैं? पोएट का मैसेज क्या है? नो यूज क्राइंग ओवर लॉस, यानी लॉस के ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं होता है। मस्ट लर्न टू लिव विद लॉस, यानी लॉस के साथ ही अपने आप को जीने लायक बनाना चाहिए। या मनी कैन बाय एवरीथिंग, पैसा सब कुछ खरीद सकता है। या बोथ ए एंड बी, पहला और दूसरा दोनों। यस गाइस, पहला और दूसरा दोनों इसमें आएगा, क्योंकि नो यूज क्राइंग ओवर लॉस। अगर कोई चीज लॉस हो गया तो उसके ऊपर हम कितना भी रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, परेशान होंगे, उदास होंगे, दुखी होंगे, वो चीज वापस नहीं आएगी। आएगी? आएगी बेटा? वी कैन नॉट गेट बैक दोज थिंग्स, वो चीज वापस हम नहीं पा सकते हैं। दूसरा चीज की मस्ट लर्न टू लिव विद लॉस, और उस लॉस के साथ जीने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसके साथ हमें जीने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यही है इसका सिद्धांत। ठीक है, बताइए, एक जगह पे बच्चा का जब बॉल खो जाता है तो कैसे वो खड़ा है? व्हाट इज द सिचुएशन? Which adjective in these lines express the effect of this loss on the boy? बच्चे के ऊपर कौन क्या इफेक्ट पड़ा है? तो किस एडजेक्टिव से पता चलता है? रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग या क्राइंग? बच्चा कैसे खड़ा है?
बच्चा बिल्कुल रिजिड होके खड़ा है, बिल्कुल वो स्टिफनेस के साथ, बिल्कुल वो कठोरता पूर्वक वो खड़ा है। Which word in these lines is synonym of interfere? Interfere word का synonym क्या है इसमें? Disturb, intrude, rigid या dine? कौन सा वर्ड है? Intrude. Intrude करना का क्या मतलब होता है? The meaning of intrude is, intrude का मतलब ये होता है कि जब आप बीच में किसी के कूद पड़ते हैं, ये हुआ इंट्रूड करना, यानी दखलंदाजी करना। ठीक है, तो इंटरफियर का मतलब यहां इंट्रूड है। ये दो पोएम आ रहे हैं। Today I want to discuss some points of from the diary of Anne Frank also. That is also coming. वो भी आ रहा है ना स्टूडेंट्स? Why don't you speak? बोलो बेटा। बेटा आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. बोलते नहीं वो कुछ भी, बिल्कुल चुपचाप रहते हो। एक तो आज बच्चे भी पता नहीं क्या है, कल मैथ का पेपर है क्या? इज टुमारो मैथ्स पेपर? Yes. Yes, sir. मैथ का यूटी है? ओके तो देखिए इसमें फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में एन फ्रैंक की कहानी है। एन फ्रैंक यानी सिंपल मतलब क्या हुआ? एन फ्रैंक की डायरी। ये जो राइटर एन फ्रैंक है वो क्या बताती है? टेल्स अबाउट हर ट्रू कंपेनियन अ डायरी। वो डायरी को अपनी एक ट्रू कंपेनियन मानती है, सच्ची साथी, सच्चा साथी मानती है उसको। वो किस लिए मानती है ट्रू कंपेनियन? सी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हरसेल्फ। उस पर वो अपने बारे में सब कुछ लिखती है। और क्यों वो उसको ट्रू कंपेनियन मानती है? क्योंकि वो शिकायत नहीं करेगी डायरी पे, चाहे बेशक कितना भी आप लिखते जाओ, इट विल नॉट कंप्लेन। कंप्लेन करेगी कभी डायरी आपको? बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेगी। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, चाहे जो मन करे लिखिए। ठीक है, at the time of invasion of Germany over Holland, her family hid itself. जिस समय में जर्मन का आक्रमण हुआ था हॉलैंड पे, दैट वाज द टाइम ऑफ हिटलर। हिटलर के समय में जब आक्रमण हुआ था तो आपको पता है कि ज्यूज पीपल से वो बहुत घृणा करता था। ज्यूज पीपल से यानी यहूदियों से उसको बहुत घृणा थी और वो उसको सबसे ज्यादा, अगर उसने नरसंहार किया, सबसे ज्यादा लोगों को अगर मारा तो दैट देवर ज्यूज पीपल। उन यहूदियों को उसने सबसे ज्यादा मौत के घाट उतारा। ओके गाइस, तो यहाँ पे उसी की कहानी है। जब हॉलैंड पे आक्रमण करता है तो हर फैमिली हिड इटसेल्फ, उसका परिवार एक जगह छुप जाते हैं। एट दैट टाइम शी स्टार्टेड टू राइट इन हर डायरी। यही वो समय था जब वो डायरी में उसने लिखना शुरू किया था। शी स्पेंट हर एडोलेसेंट ईयर्स हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। और उसका जो ये एडोलेसेंट का समय था, जब वो 13, 14, 15 साल की थी, वो जो उसका समय था, तो वो यही कन्फाइनमेंट में, हिडन अवस्था में, छुपे हुए अवस्था में उसने बिताया था, पूरे परिवार के साथ छुपे हुए अवस्था में, आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से कटी हुई। एंड हर डायरी केप्ट ऑल हर सीक्रेट्स। और अपने सारे सीक्रेट्स वो उस डायरी में लिखती है।
समझ गए? तो देखिए कि इसमें कैरेक्टर जो मिलेंगे आपको, एक तो एन फ्रैंक है, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट, जो इसके इर्द गिर्द द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर। दूसरे हैं ऑटो फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक उसके फादर हैं, एन के फादर हैं। मार्गॉट फ्रैंक उसकी बहन है। उसके बाद मिसेस फ्रैंक हुई जो उसकी माँ है। मिस्टर वैन डान जो ज्यूइश बिजनेसमैन थे, एन एसोसिएट ऑफ मिस्टर फ्रैंक के साथी भी थे। और इसके बाद एक जो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसमें है वो है मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग जो मैथ्स टीचर होते हैं और जिसके साथ उसका इंटरेक्शन, जिनके साथ उसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है कहानी में, और काफी ज्यादा वर्णन किया है मिस्टर किसिंग का उसने इस कहानी में। तो देखिए समरी कैसे है कि एन फ्रैंक जो एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, वॉज गिफ्टेड ए डायरी बाय हर फादर। उसको उसके फादर एक डायरी गिफ्ट करते हैं। सो शी डिसाइडेड टू राइट इन हर डायरी व्हिच शी कंसीडर्ड टू बी हर बेस्ट फ्रेंड। वो डायरी को सबसे बेस्ट फ्रेंड मानती है, और इसलिए मानती है, व्हाट वाज द रीजन, ऐसा नहीं था कि और उसके कहने के लिए दोस्त नहीं थे, परिवार में इतने सारे लोग थे, बहुत से लोग थे परिवार में, बट स्टिल शी डिड नॉट कंसीडर एनीवन एज बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ये डायरी को, शी सेज द डायरी हर बेस्ट फ्रेंड, डायरी को सबसे अच्छी, सबसे अपनी दोस्त बताती है, और उसके पीछे वो रीजन डालती है, कारण देती है कि व्हाट एवर एंड हाउ मच यू वांट टू राइट यू कैन राइट। जितना मन करे आप लिखते जाओ, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, जो मन करे आप लिखो, जितना मन करे लिखो, ठीक है? जितना मन करे आप लिखो, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगी, डायरी कभी कंप्लेन नहीं करने वाली है आपसे। ओके गाइस, समझ में आया ये? चाहे आप जितना लिखोगे, डायरी कभी आपको कंप्लेन नहीं करेगी कि आपने ज्यादा लिख दिया, क्यों लिख रहे हो, ठीक है गाइस? तो इसलिए उसको वो कहती है, एंड सी ऑल्सो गिव्स इट अ नेम, उसको एक नाम भी देती है। एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू इट? इट वाज किटी, KITTY, किटी। उसको वो नाम देती है किटी। ओके, उसको वो नाम देती है किटी। सी बिगेन राइटिंग इन जून 1942, लगभग जून 1942 से वो लिखना शुरू करती है। इन हर फर्स्ट एंट्री, जो शुरुआत की एंट्री होती है, शुरुआत में शुरुआत जो करती है उसको, डायरी की जो शुरुआत करती है, उस शुरुआत में ही वो जो कुछ भी लिखती है वो देखिए, शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू कन्फाइड एवरीथिंग टू द डायरी। कन्फाइड करना यानी मन के हर एक विचार को वो खोल के क्लियरली लिखना चाहती है। जो भी उसके मन में विचार होते हैं, छुपे हुए दृश्य अदृश्य सारे विचार वो डायरी में लिख देना चाहती है। As she hadn't been able to do so to anyone else, जितना कि खुलकर वो किसी और को नहीं कह सकती थी, वो सभी बातें वो डायरी में लिख देना चाहती है। कन्फाइड करने का मतलब है अपने मन के सभी विचारों को बताना, यानी कुछ भी छिपाना नहीं। She felt that paper had more patience, इसी सेंस में वो कहती है कि पेपर के पास, पेपर में, कागज में बहुत ज्यादा सेंस होता है, कागज में इतना ज्यादा सेंस होता है, इतना ज्यादा पेशेंस होता है, लोगों से कहीं ज्यादा पेशेंस होता है। सेकेंडली, शी थॉट दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी एज शी वाज ए स्मॉल गर्ल। ये भी वो कहती है कि कोई भी उसके डायरी पर, डायरी की बातों पर विश्वास नहीं करेगा या इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसको समझेगा एक छोटी सी बच्ची तो है, क्या लिखी होगी। उसके बाद उसका बचपन का अपना वर्णन करती है कि बचपन के बारे में बताती है कि एन कॉल्ड हर फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर। अपने पिता को, अपने फादर को वो सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, सबसे ज्यादा प्यार जताने वाले फादर बताती है। मोस्ट एडोरेबल पर्सन, ही वाज 36 साल के होते हैं जब उनकी शादी हुई होती है। ही मैरिड हर मदर हु वाज जस्ट 25, जो सिर्फ 25 वर्ष की थी। शी हैड एन ओल्डर सिस्टर मार्गॉट, और एन को एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम मार्गॉट रहता है। शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर, लगभग 30 व्यक्तियों का परिवार है उसका। बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, लेकिन एक भी सच्चा दोस्त नहीं है उसका। दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट फॉर सम टाइम,
थोड़े समय के लिए वो फ्रैंकफर्ट में भी रहते हैं, बट एज दे वर ज्यूइश, लेकिन चूंकि वो ज्यूइश लोग थे, यहूदी थे, दे हैड टू माइग्रेट टू हॉलैंड फॉर रिफ्यूज, वहां से उनको भागकर हॉलैंड जाना पड़ता है। फिर एन की स्कूलिंग की बात होती है, शुरुआत उसकी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से होती है। शी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6, जब वह 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष तक की थी, तो वहां वो रुकी थी 6 वर्ष तक के लिए, फॉर 6 years। At her farewell, she and her headmistress, Mrs. Cuprus, had tears in their eyes। इतना ज्यादा मिसेस क्यूप्रस जो वहां की हेड थी उस मॉन्टेसरी स्कूल की, दोनों में इतनी ज्यादा आत्मीयता थी कि दोनों के आंखों में आंसू थे। When they were departing, जब वो स्कूल छोड़ रही थी तो दोनों के आंखों में आंसू थे, इतने ज्यादा वो मिसेस क्यूप्रस को पसंद करती थी। उसके बाद अपने ग्रैंड मदर के डेथ के बारे में बताती है कहानी में कि समर मंथ में 1941 के समर मंथ में हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसकी दादी बीमार पड़ जाती है और उसकी वजह से उनकी शी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन, ऑपरेशन भी उनका होता है, बट शी डाइड इन जनवरी, लेकिन वो जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो काफी शौक लगता है, काफी दुखी होती है एन इस बात से, एंड शी डिड नॉट राइट हर डायरी। उस पीरियड में वो डायरी में कुछ भी नहीं लिखती है, बट आफ्टर दैट शी रोट अगेन एज शी थॉट ऑफ हर ग्रैंडमदर्स लव एंड अफेक्शन, लेकिन अपने दादी के प्यार और उसको फिर से वो याद करती हुई और उस पे फिर वो लिखने लग जाती है। देखिए अब इसमें आगे आता है वही, मिस एन वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, मैथ में वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैथ सब्जेक्ट में थोड़ी वीक थी। सो सी एंड हर फ्रेंड्स वर ऑलवेज वरीड, इसलिए वह और उसके साथी वरीड अबाउट इट, बट सी वाज श्योर दैट सी वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास, लेकिन उसको पूरा विश्वास था कि वो अगली क्लास में जरूर जाएगी। शी ऑलवेज कंसीडर्ड टीचर्स टू बी द, और टीचर को एक बड़े ही अलग ढंग से, अलग नाम से वो पुकारती है, टीचर्स आर द मोस्ट, वो कहती है अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर, उनको टीचर को वो कहती है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर, यानी कि उनके बारे में आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं करके रख सकते हैं कि उनका क्या सोच होगा, क्या वो करेंगे। अर्थ पर कहती है कि ऑन अर्थ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर। सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज होप, इसलिए अपने दोस्तों को बताती है कि तुम धीरज मत खो, सब पास कर जाओगे, तुम लोग भी पास कर जाओगे। उसके बाद पनिशमेंट का वर्णन करती है जो उसे मिस्टर कीसिंग के द्वारा, मिस्टर कीसिंग मैथ के टीचर होते हैं, उनके द्वारा उसको पनिशमेंट भी मिलता है। और पनिशमेंट कैसे मिलता है? एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए, और वो भी वो उसको मैथ के टीचर होके वो मैथ का काम नहीं देते हैं, उसको इंग्लिश में ऐसे लिख के लाने के लिए कहते हैं। और ही वाज ऑलवेज अनॉयड बाय हर, और इसके पीछे रीजन क्या था? शी वाज वेरी टॉकेटिव इन द क्लास, क्लास में वो काफी टॉकेटिव थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी, बातूनी थी, तो उसकी वजह से वो नाराज रहते थे। ही यूज्ड टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। ही आस्क्ड हर टू, सबसे पहला जो दिया था लिखने के लिए वो था टॉपिक अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स ऐसे टीवी को भी कहते हैं, टीवी को भी चैटर बॉक्स कहा जाता है। तो ही ऑल्सो पुट अ स्लिप ऑफ इट ऑन हर बैग टू रिमाइंड हर अबाउट इट, और यही नहीं एक स्लिप भी लिख के डाल दिया था ताकि उसको याद रहे। कंप्लीशन ऑफ, फिर होमवर्क पूरा करना। एन वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड, पहले तो शुरुआत में समझ नहीं आता है लिखें क्या, क्या लिखें इस पर, लेकिन वो शुरू कर देती है। शी स्टार्टेड राइटिंग टू कंसीडर इट्स नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता को समझकर वो लिखना शुरू कर देती है, कंटिन्यू करती है लिखने को। शी रोट द 3 पेजेस फॉर हर, और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो 1-2 पेज नहीं, 3 पेजेस, शी रोट 3 पेजेस, 3 पेज लिख डालती है उसमें। She defined it as a feature of a student, और उसको बताती है कि एक स्टूडेंट का ये फीचर है, स्टूडेंट में ये गुण होते हैं। एंड ऑल्सो मेंशन्ड दैट शी इनहेरिटेड, और इसने कहा कि ये गुण उसको कोई अचानक से नहीं आ गया है। शी हैज इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, और ये गुण उसको अपनी माँ से मिला है। Who also used to talk much, वो भी खूब बातें करती थी। इसके बाद होमवर्क गिवन एज पनिशमेंट अगेन, इस बात से भी नहीं हुए, एक आध दिन वो चुप रहे, लेकिन फिर देखा कि फिर वो बात कर रही है तो फिर उसे एक और दे दिया।
एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, अब इस बार दे दिया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, उस पर भी लिख के ले आई, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में एक और उन्होंने दे दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब बहुत ज्यादा हो चुका था, तो एन वांटेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग। इस पर एन का विचार था कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा खास लिख के दें जिससे कि उनमें बदलाव आए, कुछ ना कुछ उनको समझ आए और वो अपने आप को बदल सकें। तो ऐसा वो चाहती थी लिखना। सो विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैन, इसलिए उसने इस बार अपने दोस्त सैन की मदद ली और सैन ने उसको मदद किया क्या लिखने में, पूरे वर्स में लिख दी, पूरा ये ऐसे वर्स में लिख दी, पोएम के अंदाज में लिख दी, पोएम की तरह, जिसमें लिखा गया था 3 डकलिंग्स, 3 डकलिंग्स यानी कि डक के बच्चे, 3 बच्चे, गोइंग डेड बिकॉज देयर फादर डक बिट देम, वो इसलिए उसके फादर डक जो है सो पीट पीट के मार डालते हैं, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक किया करते थे, क्वैकिंग किया करते थे, इसलिए। मिस्टर किसिंग टुक द जोक ऑन द राइट वे, इस बात को मिस्टर किसिंग सही अंदाज में लेते हैं और परिणाम ये निकलता है कि लेटर ऑन, उसके बाद से, ही डिड नॉट बॉदर एन फॉर टॉकिंग, उसके टॉकिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, फिर वो बात करने देते हैं उसको। आफ्टर दैट इंसिडेंट ही वाज नॉट इवन गिवन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता है उसके बाद से। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड टाइम इज ऑल्सो अबाउट टू लूज। आगे आप बताएं फिर। I think the 100 races first and 100 races second, that is all, they are also coming. Do you remember your syllabus? Syllabus याद है आप लोगों को? Do you remember your syllabus, guys?